अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इस्लामियात का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 से शुरू करना है आज हमने। मेरे साथ पढ़िए। वी ऑफर नमाज आफ्टर प्रॉपर तहारत विच इज वुजू एंड इफ नीडेड गुस्ल। यानी हम नमाज हमने अदा करनी होती है प्रॉपर तहारत करने के बाद। तहारत मतलब पाकीज़गी, मुकम्मल तौर पे पाक होकर हमने अल्लाह के आगे जाना होता है और उसमें यह है कि वुजू करना होता है हमें, और अगर जरूरत पड़े तो गुस्ल। ठीक है। देयर आर डन टू क्लींस वंस बॉडी एंड बी फ्री ऑफ एनी डर्ट और इम्प्योरिटी। ये किसी को ये देयर इज डन टू क्लीन, ये इसलिए किया जाता है कि हर कोई अपने जिस्म को पाक करे और अपने आप को किसी भी किस्म की गंदगी या नापाकी से दूर कर ले, पाक कर ले। नमाज इज ऑफर्ड विथ कंप्लीट फोकस एंड solely with the purpose of प्लीजिंग अल्लाह। यानी नमाज जो है वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर फोकस होनी चाहिए, यानी अपना सारी ध्यान और तवज्जो आपका नमाज की तरफ होनी चाहिए। पूरी तवज्जो से नमाज अदा करनी चाहिए, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खुश कर सकें, अपने अल्लाह को राजी कर सकें। अगला हमारा टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात इज अ कंपल्सरी चैरिटी। ज़कात is the compulsory charity which all well-to-do Muslims must give। इन ज़कात जो है वो एक लाजमी यानी फर्ज चैरिटी है, सदका है, जो कि तमाम जो वेल टू डू मुस्लिम्स हैं वो देते हैं। ये जो अच्छे खाते पीते यानी पैसे वाले लोग हैं उनको देनी चाहिए। अब बताया जा रहा है, आगे आपको बताएंगे कि कितना पैसा आपके पास होगा तो ज़कात आप पे फर्ज हो जाएगी। दे मस्ट गिव द नीडी 2.5% एज ज़कात फ्रॉम देयर अर्ली सेविंग्स एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी एंड दे मे हैव। यानी उनको लाजमी देनी है 2.5% ज़कात के तौर पर देना है अपनी आमदनी का, अपनी ईयरली सेविंग का, यानी वो सेविंग, वो बचत जिसके ऊपर साल गुजर जाए उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। और इस तरह उनकी वैल्यू उसी के बराबर वैल्यू की गोल्ड की ज्वेलरी भी अगर हो उनके पास होती है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज होती है। दिस वे द पुअर विल बी टेकन care of and the rich will become unselfish and caring, and both will learn to live peacefully together। इस तरीके से पुअर की हेल्प हो जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है, और गरीब जो है, अमीर जो होता है वो खुदगर्ज नहीं रहता और वो केयरिंग हो जाता है, और दोनों जो है पीसफुली इकट्ठे रह सकते हैं। Zakat is an important part of the Islamic society and is based on equal distribution of wealth. Through zakat, a Muslim purifies one's wealth and it does not just stay with one person। यानी वो क्या कहा जा रहा है कि ज़कात के ज़रिए एक मुसलमान जो है, ज़कात इस्लामिक सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है, और ज़कात जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बेस है, यानी दौलत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। और ज़कात के ज़रिए मुसलमान अपनी दौलत को प्योरीफाई करता है, पाक करता है। ठीक है। ज़कात इज एन इबादत and we again Allah's favor
अगेन सॉरी वी गेन होता है, वी गेन अल्लाह's फेवर बाय रिटर्निंग द वेल्थ ही गेव अस द हेल्प टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। यानी जो ज़कात है वो भी इबादत है जिसके ज़रिए हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं कि हम अल्लाह की दौलत को जो उसने हमें दी है उनके उसके गरीब और नादार लोगों में तकसीम कर कर उन्हें वापस करके हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी आज के दिन की रीडिंग है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और अभी हमने जो पढ़ा है वो नमाज और ज़कात के बारे में पढ़ा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव 2 रीजंस व्हाई वी मस्ट प्रे टू अल्लाह। 2 वजूहात बताइए कि हम अल्लाह की इबादत हमें क्यों करनी चाहिए। आंसर, वी मस्ट प्रे टू अल्लाह बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर। ही इज आवर क्रिएटर, वो हमारा खालिक है। एंड ओनली ही कैन फुलफिल और ऑल नीड्स, एंड ओनली ही कैन फुलफिल और ऑल नीड्स, यानी और सिर्फ वही हमारी सारी जरूरियात पूरी कर सकता है। एक तो ये क्वेश्चन है जिसको आपने याद करना और लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज ज़कात। ये मैंने 4 छोड़ दिया है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ज़कात क्या है। ज़कात इज अ कंपल्सरी चैरिटी which all well-to-do Muslims must give. They must give the needy 2.5% as zakat from their yearly savings and on the value of the gold jewelry that they may have, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है 3 एंड 5, ये 2 क्वेश्चन आप अपनी नीड नोटबुक पे लिखिए, उसे याद कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आज के दिन का काम था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको डे 8 में वेलकम कहते हैं और अपना सोशल स्टडी का डे 3 का वर्क शुरू करते हैं। डे 3 में हमने यहाँ से पढ़ना है to get a good picture of the climate of a place. We also have to study the amount of rainfall, the direction and frequency of winds, the amount ऑफ वाटर वेपर, यानी इसको ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा ह्यूमिडिटी, उसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एंड द फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। यानी हम किसी भी इलाके के क्लाइमेट की एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छी तस्वीर हासिल करने के लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी। हमें उसकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल स्टडी करते हैं, उसकी डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, यानी हवा की जो डायरेक्शन है सिमत है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी तेज चलती है हवा, वो भी हमने स्टडी करनी होती है। इसके अलावा उसकी हवा में नमी का तनासुब भी देखना होता है और बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। द क्लाइमेट इज influenced by many things। यानी अब क्लाइमेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से असरअंदाज होता है, बहुत सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं क्लाइमेट पे। कौन कौन सी? हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस, यानी जिन इलाकों में पहाड़ियाँ, ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनमें बहुत सारी उन जगहों पर जो है वो बारिशें रोक लेते हैं, वो बारिशें आने से रोक लेते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स
टू सम एरियाज, और कुछ एरियाज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं जो कि रेन क्लाउड्स को उन एरियाज तक ले आती हैं। हाई अप इन द माउंटेन्स इट इज वेरी कोल्ड, यानी माउंटेन बहुत जो बुलंद पहाड़ हैं उनमें बहुत ठंड होती है। सो इवन अ प्लेस close to the equator can be cold if it is in the mountains। यानी अभी हमने देखा कि इक्वेटर के करीब जो इलाके होते हैं उसमें बहुत गर्मी होती है, लेकिन अगर वो इलाके जो हैं उनमें पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़, तो वो इक्वेटर के करीब के इलाके भी सर्द हो सकते हैं। अगला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज is a change in the climatic pattern of a region or on a global scale। अब क्लाइमेट चेंज यानी मौसम की तब्दीली क्या है? मौसम की तब्दीली है क्लाइमेटिक पैटर्न में तब्दीली। किसी भी इलाके के क्लाइमेटिक पैटर्न जो बना हुआ है कुदरती तौर पर, उसमें अगर तब्दीली आ जाए ग्लोबल स्केल पर, यानी पूरी बहुत बड़ी दुनिया के स्केल पर, तो उसमें क्लाइमेटिक चेंज आ जाते हैं। फ्रॉम द मिड टू लेट 20th century onwards, the increases levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperatures on earth। यानी मिड ऑफ लेट 20th century में हवा में, माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ है, इसमें ज़मीन पर जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस बात का बायस बनी है कि अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। द इम्पैक्ट of climate change is becoming evident around the world। यानी बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड जो है वो आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उस पर उसका असरअंदाज, ये इम्पैक्ट जो है वो असरअंदाज हो रहा है। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। मेन कंट्रीब्यूटर कौन सा है? सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है क्लाइमेट चेंज में? वो है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, ऑयल एंड पेट्रोल एंड डीजल एंड इस तरह की चीजें जो जब हम यूज करते हैं, आदमी यूज करता है, तो उससे माहौल में तब्दीलियां आती हैं। यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस की मिकदार बढ़ती है और इस तरह माहौल जो है उसमें तब्दीली आ जाती है। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन। लंबा वर्ड है लेकिन इसको आप सेलेबल करें, डी फॉरेस्टेशन, FORES, TION, deforestation, and the manufacture of cement, chemicals and metals are also contributing to increase the greenhouse gases। यानी एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन ये भी बायस बनती हैं, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का कटाव, ठीक है। और एग्रीकल्चर कैसे बायस बनती है कि एग्रीकल्चर में जो खादों का और उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उससे भी। और इसके अलावा सीमेंट बनाना, केमिकल की फैक्ट्रीज और मेटल्स बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज़्यादा होती जा रही हैं माहौल में। अगला है हमारे पास टॉपिक द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी हमने ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस का नाम पढ़ा, तो अब हम देखते हैं क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस allow sunlight to pass through the atmosphere
and reach the earth's surface. यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो सनलाइट को अलाउ करती हैं कि वो एटमॉस्फेयर से गुजरें और वो अर्थ यानी ज़मीन की सतह तक पहुंच जाएं. Some of the sunlight is captured as heat on earth. और सूरज की कुछ रोशनी जो है वो ज़मीन पर कैप्चर होती है यानी ज़मीन उसको इस्तेमाल करती है. and some of it goes back towards space. और कुछ जो है वो वापस खला की तरफ वापस लौट जाती हैं. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि वो जो सन रेज आती हैं और जो हीट जो जमीन अब्सॉर्ब करती है पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर उसकी उस ट्रैपिंग ऑफ हीट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the earth warm for life to survive. जब ये गैसेस बिल्कुल दुरुस्त सही अमाउंट में सही मिकदार में जज्ब होती हैं ज़मीन की फ़िज़ा के अंदर तो वो क्या करते हैं दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट. वो सिर्फ इनफ हीट उतनी ही हीट को जो है वो ट्रैप करती हैं जिससे कि एक ज़मीन को गर्म होने के लिए यानी ज़िंदगी की सर्वाइव के लिए जो ज़मीन की जितनी गर्माइश होती है उतनी उसके लिए काफ़ी हो. यानी वो ज़्यादा अमाउंट नहीं करती अगर ये राइट अमाउंट जो है दुरुस्त मिकदार जो है वो अपने अंदर जज्ब करें. विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस the earth would be very chilly with temperatures falling at -17 डिग्री सेंटीग्रेड. और ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर भी काम नहीं चल सकता क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत ठंडी हो जाए और उसका टेम्परेचर जो है वो -17 से डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाए. ठीक है, यहाँ तक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये है हमारे आज के दिन की रीडिंग. अब हम आज के दिन का क्वेश्चन करते हैं. एक मिनट जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हमने. क्वेश्चन नंबर 4, which two grains are the most important food of the people? Which two grains are the most important food of the people? कौन सी दो ग्रेन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड है हमने भी पढ़ा. आंसर पढ़े. वीट एंड राइस. वीट एंड राइस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल. कौन सी दो ग्रेन्स हैं? वीट एंड राइस, गंदम और चावल. ठीक है, वीट एंड राइस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल. आगे दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लें. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? अभी हमने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा. आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस आर, कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेस? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. ये दोबारा पढ़ लें. ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन. ये वो गैसेस हैं जो ज़मीन को ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें कमी बेशी का बायस बनती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनती हैं. तो ये आपकी दो क्वेश्चंस थे जो आपने आज की डेट में लिखने और उनको याद करना है. जी क्लास 5 आपकी सेकेंड HOD क्लास का आज डे 8 है और आपका साइंस का पीरियड स्टार्ट हो गया है. और साइंस के पीरियड में हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं और इसका अब जो पोर्शन हम पढ़ेंगे वो है यहाँ से पेज नंबर 13 से. फंजाई. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर. ये हमने कल भी पढ़ा था. यूनिसेलुलर एंड सम आर
मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं ये कुछ इनमें से, और कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं। द फंजाई includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast, इसको ईस्ट भी बोलते हैं, वाई साइलेंट होता है, बाज लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, ईस्ट कहते हैं इसको, मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड। अच्छा, मशरूम्स क्या होती हैं? खुम्बियों को कहते हैं, शायद आपने कभी खाए भी हों और देखी भी हों। यीस्ट क्या होती है? जो आप जब पिज़्ज़ा बनाते हैं या आप डोनट्स बनाते हैं तो उसकी डो में डालते हैं, इसको खमीर भी कहते हैं। ये चीज़ों को फुला देता है और इसकी वजह से चीज़ें खमीरी हो जाती हैं। एंड मोल्ड कहते हैं जैसे कोई फंगस लग जाती है, जैसे आप ये पिक्चर में अगर देखें तो ये लेमन को लगी हुई है इसके ऊपर, वाइट सा, ग्रीन सा, और इसको मोल्ड कहते हैं। They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती और ना ही किसी और ऑर्गेनिज्म से ले सकती हैं, बल्कि ये ऑब्टेन करती हैं, ले सकती हैं और ऑर्गेनिज्म से जिनके ऊपर ये ग्रो करती हैं। You must have seen green mold growing on stale, S-T-A-L-E, stale bread एंड रॉटिंग फ्रूट्स। आपने ग्रीन कलर का मोल्ड देखा होगा, फंगस लगी हुई देखी होगी, किस पर? ब्रेड पर, स्टेल ब्रेड, जो बासी आपकी डबल रोटी होती है उस पर, या गले सड़े फलों पर आपने देखा होगा कि वो ग्रीन से कलर का कुछ हो जाता है, तो उसको यही कहेंगे हम कि फंगस लगी हुई है। सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर ईडेबल बट सम आर poisonous and should not be eaten. कुछ फंजाई जैसे कि मशरूम्स होती हैं, खुम्बियां, ये खाने वाली चीजें होती हैं, ईडेबल, खाने के काबिल होती हैं, बट सम आर पॉइजनस, मगर कुछ चीजें जहरीली होती हैं और उनको खाना नहीं चाहिए। सम फंजाई obtain nutrients from dead animal and plants. कुछ फंजाई जो है वो हासिल करता है अपनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ अज्जा मरे हुए जानवरों और पौधों में से। दीज फंजाई आर डीकम्पोजर्स। ये फंजाई, इनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं। फंजाई डीकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल, biodegradable litter and makes soil fertile. दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। Some fungi obtain nutrients from dead animal and plants. These fungi are decomposers. Fungi decomposes biodegradable litter and makes soil fertile. जो इन मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट होता है उसमें से भी ये अपना कुछ हासिल करते हैं और ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं। अगला पेज देखते हैं जी। Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. दोबारा देख लीजिए। Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, जो खत्म हो रहे हुए organisms होते हैं, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. Fungi can also grow on the human body and can cause skin infections like ringworm and athlete's foot. क्या है ये? athlete's
फुट, ये बीमारियों के नाम है, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीजेस। आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन को साफ सुथरा रखें हर वक्त, ताकि आप इस तरह की बीमारियों से बच सकें। ईस्ट इज अ फंगस used in making bread and some antibiotics। ये ईस्ट भी एक फंगस ही की किस्म है जो कि ब्रेड बनाने के काम आती है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी के लिए कभी कभी खानी पड़ती हैं, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनको खाकर हमारी बाज़ बीमारियां जब ठीक नहीं हो रही होती तो एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं हमें, फिर हम ठीक होते हैं। आप बड़े होंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। अगली चीज है, देखिए, प्रोटोजोआ। Protozoa are unicellular organisms rather like bacteria। Protozoa are unicellular organisms rather like bacteria। If they enter the body, they can live and grow। They grow in moist places and are commonly found in water। Dysentery is caused by a protozoan and so is diarrhea यानी जो पेट खराब हो जाना होता है। डायसेंट्री भी वही होती है, पेट के जो मसाइल हो जाते हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, जो कि हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कोई भी चीज़ खाने से पहले, कि गंदी मंदी कोई चीज़ ना हम खाएं और साफ़ सुथरे हाथों से खाना खाएं, वरना हम बीमार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी रीडिंग नहीं, बल्कि हम थोड़ा सा आगे भी आज रीड करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। देयर आर मैनी डिजीजेज विच मेक अस इल। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर देती हैं। सम डिजीजेस आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स दैट इट नीड्स। कुछ बीमारियां तो हमें सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि बॉडी को जितनी मिकदार में मिनरल्स और वाइटामिन्स की जरूरत होती है वो उसको नहीं मिल रहा होता। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। सम डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। कुछ बीमारियां इस वजह से होती हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा काम करना, अच्छे तरीके से काम करना खत्म हो जाता है। सच डिजीजेस अफेक्ट द लिवर। इस तरह की बीमारियां जिगर पर असर करती हैं, हार्ट दिल पर असर करती हैं, किडनीज गुर्दों पर, और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और जिस्म के दीगर हिस्सों पे। दीज एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेस are not spread from one person to another। ये एक दूसरे को नहीं लगती। They are non-communicable diseases। Deficiency diseases can be prevented by eating these foods। और ये बीमारियां किस तरह दूर हो सकती हैं? ये वाले वाइटामिन और ये वाले फूड्स खाने से। विटामिन ए में आप देख रहे हैं कौन से फूड्स हैं, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी, ई और विटामिन के है। तो ये मुख्तलिफ फूड्स खाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के दिन में स्टूडेंट्स आपकी यहाँ तक रीडिंग है। अब इससे रेलेवेंट हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर फंजाई यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, गिव 2 एग्जांपल्स। नंबर 1 है, फंजाई ऑब्टेन्स, एस भी आएगा, ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और नंबर 2 है, फंजाई मेक्स सॉइल फर्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 6 वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर योर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लीजिए इसको, यहां पर आप एस भी लिख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स, इंसेक्ट बाइट, थ्रू एयर, infected water, infected food and burns। Microorganisms can enter our body through cuts,
इंसेक्ट बाइट, कट्स के ज़रिए जा सकते हैं हमारे जिस्म में। ये इंसेक्ट बाइट किसी कीड़े ने काटा हो तो थ्रू एयर, हवा के ज़रिए, इन्फेक्टेड वाटर, मुतासरा पानी के ज़रिए, इन्फेक्टेड फूड, कोई ऐसा खाना जिसमें ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हों, एंड बर्न्स, और जो हमें अगर हम जल जाएं, कहीं हमारा हाथ जल जाए तो उनमें से भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपने डेट पर अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करने हैं और उनको आज ही आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं हम, और इनपुट डिवाइस में आज हमने माउस के बारे में पढ़ना है। तो पढ़िए इसको। द माउस इज अ handheld device that controls the movement of the cursor or pointer on the screen। ये हैंड हेल्ड होता है, यानी आप इसके ऊपर हाथ रखते हैं, ये 2 इसके हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और ये क्या करता है, कर्सर या पॉइंटर जो कि आपकी स्क्रीन पे होता है, इसको इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। द स्क्रॉल व्हील इन द मिडल helps to move up and down a page। और इसके दरमियान में एक स्क्रॉल व्हील होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, ये पेज को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। द माउस बटन आर यूज्ड टू पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ये जो बटन होते हैं दोनों, ये क्या करते हैं, पॉइंट करने में, क्लिक और ड्रैग, स्क्रीन के ऊपर से ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट, क्लिक और ड्रैग करने में आपकी हेल्प करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मूविंग द पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन टू सेलेक्ट एन आइटम इज कॉल्ड पॉइंटिंग। पॉइंटिंग इसे कहते हैं। मूविंग द प्रिंट पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन टू सेलेक्ट एन आइटम इज कॉल्ड पॉइंटिंग। यानी पॉइंटर को मूव करना और डिस्प्ले स्क्रीन पर ताकि किसी एक आइटम को सिलेक्ट किया जाए, उसको पॉइंटिंग कहते हैं। प्रेसिंग अ माउस बटन एंड रिलीजिंग इट एट वंस इज कॉल्ड क्लिकिंग। यानी माउस बटन को प्रेस करना और फिर एकदम से फौरन ही उसको छोड़ देना, उसको कहते हैं क्लिकिंग। टू सिलेक्ट एन आइकन ऑन द स्क्रीन वी डबल क्लिक द लेफ्ट बटन। यानी क्लिक करते हैं हम चीज़ों को, प्रेस करते हैं बटन को, चीज़ों को क्लिक करते हैं, तो किसी भी आइकन को सिलेक्ट करते हैं जो ऊपर लगी होती है स्क्रीन पे, उसको हम डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन को, उस आइकन को सिलेक्ट करने के लिए। होल्डिंग डाउन द बटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूविंग द माउस विदाउट रिलीजिंग इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। यानी जो होल्डिंग डाउन बटन जो होता है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको रख के माउस को विदाउट रिलीजिंग जो है उसको हम एक मूव करते हैं नीचे की जानिब, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रैगिंग। ड्रैग करते हैं हम किसी भी चीज को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आर ऑफन कॉल्ड पॉइंट एंड क्लिक interfaces because we can simply point to an object on the screen and then click a button on the mouse। graphical user इंटरफेसेस जो हैं वो अक्सर क्या कहते हैं, पॉइंट एंड क्लिक कहते हैं। इंटरफेसेस पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेसेस कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ पर सिंपल क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर पॉइंट करते हैं और बटन को, माउस के बटन को उसे क्लिक कर देते हैं। द माउस इज यूज्ड एज अ पेन, पेंसिल और पेंट ब्रश इन ग्राफिक्स प्रोग्राम टू ड्रॉ पिक्चर्स। माउस को इसके अलावा हम और किसके लिए यूज करते हैं, कर्सर होल्डिंग के अलावा हम उसको यूज करते हैं पेन और पेंसिल के तौर पर, पेंट ब्रश के तौर पर। जब आप ग्राफिक्स प्रोग्राम में पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हम उनको इस चीज़ों के तौर पे भी हम माउस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक है आपके आज के दिन की रीडिंग। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस? The main function of output device is to display the information that is
processed by computer. The main function of output device is to display the information that is processed by computer. बस इतना सही आपका है, यानी वो इसका काम क्या है मेन फंक्शन आउटपुट डिवाइस का, कि वो इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले करना जो कि कंप्यूटर में प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। डिफाइन कीबोर्ड। डिफाइन कीबोर्ड। कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस through which we can input numbers, letters and commands into a computer. The keyboard is a peripheral device through which we can input numbers, letters and commands into a computer. क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लें। डिफाइन माउस, हमने अभी माउस के बारे में पढ़ा है तो इसको भी लिख लें। The mouse is a handheld device that control the movement of the cursor or pointer on the screen. The mouse is a handheld device that controls the movement of the cursor or pointer on the screen. बस इतना सा है। हमारे आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी नीट नोटबुक पे लिखिए और इसको याद कीजिए।